हेलो एवरीवन। सो फ्यू मिनट सीरीज पाथवे टू प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। आज हमें बात करना है कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। तो जैसे कि ये ईजीएस्ट सीरीज बना रहे हैं हम, तो ना उसमें जो ट्रिकी एरियाज हैं हिस्ट्री का वो देखा जा रहा था। तो कर्नाटिक वॉर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर कर्नाटिक वॉर्स है, तो ना हम क्या करते हैं कि बस रट लेते हैं 1740 से 48 फर्स्ट कर्नाटिक, 49 से 54 सेकंड कर्नाटिक, 56 से 63 थर्ड कर्नाटिक, खत्म कहानी। ऐसे नहीं, हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी नहीं है, मराठाज इन्वॉल्व है, निज़ाम इन्वॉल्व है, कर्नाटिक किंगडम एज अ नेम सजेस्ट वो इन्वॉल्व है, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी बातें हम करेंगे। उससे पहले ना हम देखेंगे इंग्लिश आउटपोस्ट कहाँ पे थे, फ्रेंच आउटपोस्ट कहाँ पे थे, फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और होगा क्या कि आइडियली एंड में आपके ना मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वो एंग्लो कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड वो होपफुली क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और स्टार्ट करते हैं हम वेस्ट द टाइम। चलिए, तो अब ना सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश की, कि इंग्लिश जैसे एक ना क्वेश्चन बहुत बार आया था कि सबसे लास्ट में कौन सी ट्रेडिंग कंपनी आई। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है ना, मर्चेंट एडवेंचरस के नाम पे उनका ये नाम था, बाद में नाम चेंज हो गया EIC, ठीक है। ये स्टोरी हमें पता है 1600। अब ना इसमें बहुत डेलिकेट स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं EIC के आने में 1600 में। इसमें ना एक और होता है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज का पॉइंट, कि क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल का उनको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया। क्यों देते हैं एक्सक्लूसिव प्रिविलेज? अगर कंपनी को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो वो उतने दूर से यहाँ आएगी क्यों? क्योंकि उसके आने का खर्चा है, और खर्चा ऐसा नहीं कि 10 रुपये 20 रुपये, बहुत खर्चा है। तो आने जाने और नहीं होता है, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो इतना हाई हो जाएगा कि कोई फायदा नहीं है उनको यहाँ आके ट्रेड करने का। इसीलिए मैक्सिमम कंपनीज हमेशा एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मांगती थी, ठीक है। जाना चाहती थी इंडोनेशिया, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी डच प्रेजेंट थे। वहाँ पे ना एक और बोयना मैसेकर करके एक मैसेकर हुआ था जो डच और EIC से रिलेटेड है। अगेन उधर हम नहीं चलते हैं, अभी हम फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो उनको लग गया कि इंडोनेशिया में पहले से डच लोग हैं, तो हम फोकस करते हैं इंडिया में। गुजरात, सूरत यहाँ आ गए, सेटल हो गए। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि जिस पीरियड में ये आ रहे हैं, लेटर मुगल रूलर्स पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। अभी बस ना स्टोरी की तरह सुनिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। मेरा गेम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक चीज़ को आपको 10 बार सुनाऊंगा तो आपको ना याद हो जाएंगी चीज़ें। तो हम बातें क्या कर रहे हैं कि ये जो पीरियड है, जब ये आया है ना, तो लेटर मुगल रूल स्टार्ट नहीं हुआ अभी। जो लेटर मुगल रूल होगा वो स्टार्ट होगा 1707 से। अभी बड़े बड़े जो मुगल राजा हैं, शुरू के जो 6 पावरफुल राजा हैं, उसमें से आप बताइए 1600 के अराउंड ये आ रहे हैं। अकबर हैं, अभी 1605 तक रहेंगे। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सारे लोग हैं। तो इसके कारण क्या होगा ना, शुरू शुरू में थोड़े परेशान रहेंगे EIC वाले, और वो क्या करेंगे, नीचे साउथ इंडिया की तरफ सेटल कर जाएंगे। अब देखेंगे 1639 मद्रास में उनका आउटपोस्ट होगा। 1651 में शाह सुजा है, वो उनको दे देंगे कैलकाटा का, मतलब कोलकाता का या कैलकाटा ही कहिए, वहाँ पे कुछ प्रिविलेजेस दे देंगे। शाह सुजा जो है औरंगजेब के भाई हैं, इनका भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब आप शाह सुजा के बारे में पढ़ेंगे और उनके ना, मतलब होता है ना, चीज़ों को सुनेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि उनकी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है शाह सुजा की, है ना। शाह सुजा की बात कर रहे थे, शाह सुजा की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। औरंगजेब के भाई हैं, औरंगजेब से भागते भागते वो म्यांमार पहुंच जाएंगे, और म्यांमार में बर्मा उस टाइम था वो, वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होंगी उनके साथ। अगर आपको कुछ पता है उनके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं कर सकते शाह सुजा के बारे में, क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दैट इज अबाउट कर्नाटिक वॉर्स, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 1651 कैलकाटा। फिर ना एक स्टोरी हम बहुत सुनते आ रहे हैं बचपन से, और वो स्टोरी क्या है कि 1661-62 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डॉरी में पोर्टुगीज से बॉम्बे मिल गया था। बट ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। जब आप पोर्टुगीज के बारे में पढ़िएगा तो आपको रियलाइज होगा कि 1580 में पोर्तुगल था वो ना स्पेन के अंदर आ गया, स्पेन ने उसको एनेक्स कर लिया। 1640 में वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो पोर्टुगल और स्पेन में ना काफ़ी इश्यूज चल रहे थे। 1661 के अराउंड पोर्टुगल स्पेन लड़ रहे थे, पोर्टुगल को हेल्प चाहिए था ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है हम आपको हेल्प देंगे, लेकिन आप हमारी मतलब पहले बच्चों का शादी करवाओ और हमें इंडिया में बॉम्बे दे दो, क्योंकि सूरत जो ट्रेडिंग आउटपोस्ट है वहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। तो ना ये जो 3 नाम है, मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, 3 याद रखिएगा। और ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि मद्रास के बगल में पौंडीचेरी, वहाँ अपना ट्रेडिंग आउटपोस्ट बनाएंगे फ्रेंच लोग, और इसके कारण दोनों काफ़ी पास आ जाएंगे। और चीज़ें जो हैं, जब पास आओगे ज़रा तो कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, और वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें चल रही हैं कि शुरू में वो जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन हॉकिंस आए, लेकिन उनको ज़्यादा परमिशन नहीं मिला क्योंकि पोर्टुगीज़ अभी काफ़ी पावरफुल थे। लेकिन क्या होगा, 1612 में ना बैटल ऑफ स्वाली होल या बैटल ऑफ स्वाली होगा, जो आपने काफ़ी सुना है। अगेन
पार्टिसिपेटिव रखिए सेशन को, और मेरे को ये बताइएगा कि ये जो बैटल ऑफ स्वाली है या जो स्वाली प्लेस है ये कहाँ लोकेटेड है करंट इंडिया में, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और जब उसके बाद हम अभी बात कर रहे थे विलियम हॉकिंस के साथ, थॉमस रो आएंगे 1615 में, तो आप देखोगे कि ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे मुगल, मतलब जो आपके EIC हैं उनको, ठीक है। तो ये बात तो अभी हम करेंगे। 1611, कभी कभी ना डाउट होता है कि कहाँ पे इनका फैक्ट्री बना था। तो 1611 में इंग्लिश का एक टेम्पररी फैक्ट्री बना मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में आप देखोगे बहुत सारे लोग आ जाते थे, अपना फैक्ट्री बनाते थे। 1613 परमानेंट फैक्ट्री बनाया उन्होंने सूरत में। यहाँ जो पीछे आप मैप देख रहे हैं, मैप पे ज्यादा लोड मत दीजिएगा उनके डेट्स का, डेट्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है इस मैप का, हमें बस ना लोकेशन पे थोड़ा ट्रैक करना है। तो परमानेंट फैक्ट्री 1613 में EIC वालों ने बनाया सूरत में। बस स्टोरी की तरह सुनते हम आएंगे अभी कर्नाटिक राइवलरी पे, बट इसके लिए हमें ना ये थोड़ा चीजें समझना जरूरी है। और इस पे क्वेश्चन आया है कि उन्होंने सूरत में अपनी परमानेंट फैक्ट्री कब खोला। 1615 सर थॉमस रो को बहुत सारे चीजें मिलेंगी, बहुत सारा कंसेशन मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि बड़े मुगल रूलर्स हैं तो जो EIC वाले हैं वो साउथ में अपना फोकस रखेंगे, ठीक है। आप देखोगे 1757 बैटल ऑफ पलासी एटसेट्रा वो उस पीरियड में हो रहा है जब लेटर मुगल्स आ रहे हैं। अगेन गो बैक टू द लेटर मुगल्स टॉपिक जो हमने भी किया है। 1639 कैलकाटा, बस इतना ही, इससे ज्यादा भी लोड मत लीजिए। 1651 और 1639 में कह रहा हूं कैलकाटा, 1639 मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज, अभी हमने डिस्कस किया। 1651 कैलकाटा शाह सुजा, इसके बारे में सुल्तान सुजा के बारे में भी हमने बातें की और उनके बारे में थोड़ा और पढ़ी, बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है उनकी। और 1661-62 बॉम्बे डॉरी में क्यों मिला, इसका भी हमने पीछे वाला रीजन देखा, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही। उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 धीरे, जैसे ना एक सर जॉन सीली हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो ब्रिटिशर्स थे दे कंकर्ड इंडिया, सर जॉन सीली ने क्या कहा कि ब्रिटिशर्स कंकर्ड इंडिया इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, ठीक है ना। इस पे ना हिस्ट्री ऑप्शनल में भी काफी क्वेश्चंस आया हुआ है कि ब्रिटिशर्स कंकर्ड इंडिया इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। अब आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट कितने हद तक सही है? क्या आप मानते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, सही नहीं है? जो भी आप मानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और एक्सप्लेन कीजिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। अब क्योंकि धीरे धीरे ज्यादा एरियाज कैप्चर कर रहे हैं तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स, गवर्नर्स और लोग हैं उनको पावर भी ज्यादा दिया जा रहा है। यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। फ्रेंच लोग आए, सबसे लास्ट में आए, ये भी हमें पता है। जैसे कि EIC है वो प्राइवेट कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। लुइस 14 जो राजा हैं उन्होंने पैट्रोनाइज किया है। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, क्लास 12 चैप्टर 5, बर्नियर ने ये किताब मतलब बुक किताब लिखी है। और अब आपको ये बताना है, क्लास 12 NCERT चैप्टर 5 में है ये, इसका विवरण आपको ये बताना है कि बर्नियर ने ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में इंडिया के बारे में अच्छा बोला है या बुरा बोला है। सेकंड चीज, डीजेनरेट ईस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है। चलिए, तो किंग लुइस 14 के पैट्रोनेज से ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उसके बाद में आपको ये सब नहीं देखना कहाँ बनाया फर्स्ट फैक्ट्री, ये वो मसूलीपट्टनम में सब आते हैं और सब यहाँ पे सेटलमेंट बनाते हैं। 1672 में उन्होंने पौंडीचेरी में अपना होता है ना ट्रेडिंग आउटपोस्ट बनाया। डच लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये जो पौंडीचेरी उनसे छीना, लेकिन अब ये जो लुइस 14 है जो आप देख रहे हैं ना, हाई हिल्स पहनते हैं, हाई हिल्स के नच्चे ऐसे करके कोई गाना भी है। तो द पॉइंट इज हाई हिल्स और लेगिंग्स एंड एवरीथिंग, सो दैट मीन्स ये जो क्लोथ्स हैं ये जेंडर न्यूट्रल क्लोथ्स हैं, ठीक है। अब ना एक क्वेश्चन जिसपे कि हिस्ट्री हम पढ़ते हैं फिर भी हम कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, उसमें यनम, पुडुचेरी, कराईकाल, माहे आता है। इसको ना अरेंज कर लीजिएगा ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब डच एक पर्टिकुलर पीरियड में कैप्चर कर लेंगे पौंडीचेरी, तो जो लुइस 14 है वो धमाल मचाए हुए हैं यूरोप में। और कभी कभी ना ये भी एक कहा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पावरफुल या सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकदम सिंगल एम है कि हमें कॉलोनीज कैप्चर करने हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ भी कैप्चर करना है कॉलोनीज, यूरोप में भी कैप्चर करना है टेरिटरीज। तुम एक साथ मतलब होता है ना, और जो गवर्नमेंट है वो हर जगह है, यहाँ भी कॉलोनीज कैप्चर करो कंपनी और वहाँ भी हम टेरिटरीज कैप्चर करेंगे। ऐसे कैसे आप एक साथ मल्टीपल चीज़ें कैसे कर पाओगे? तो फिर वही है पौंडीचेरी, मतलब होता है ना, डच लोगों ने छीना, फिर एक ट्रीटी हुई रेजविक की, वापस दिया गया हमें, मतलब फ्रेंच लोगों को ये पौंडीचेरी टेरिटरी, ठीक है। बस इतना ही अभी आपको जानने की जरूरत है। अब क्या हो रहा है, पौंडीचेरी, मद्रास, आजू बाजू वाले रीजन, फिर तंजौर जो बीच का इंटरमीडिएट रीजन था उसको भी फ्रेंच जीत जाएगा और दोनों बड़े पास पास आ जाएंगे। आपको सब कुछ समझ में आएगा, अभी बस आप सुनिए, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन था, या भूल भी जाएंगे चलेगा। अब हम कर्नाटिक वॉर्स पे आ रहे हैं और इसकी स्टोरी हम समझ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि 1757 में ब्रिटिश जो विक्ट्री हुई उससे वो उनका एक नहीं होता है ब्रिटिश सुप्रीमेसी बढ़ा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, जो कर्नाटिक वॉर्स हुआ आपका 1740 से 63 तक,
यहाँ पे, और इनफैक्ट 40s में ही जो स्टार्ट हो गया, शुरू के जो 2 बैटल्स थे उसी से ये रियलाइज हो गया लोगों को, 54 तक के 2 बैटल से रियलाइज हो गया कि ब्रिटिशर्स EIC आर हियर टू स्टे। ठीक है, अब ना हम कुछ चीजें समझेंगे कि ये क्यों गेन कर रहे हैं पॉलिटिकल पावर। इसको आप करंट में समझ सकते हैं कि जैसे ना एक पॉलिटिकल फंडिंग करके गेम होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो है पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को। ऐसा क्यों करती है वो? एक तरीके से वो भी इनडायरेक्ट तरीका है उनका पॉलिटिकल पावर गेन करने का। सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनीज जो हैं वो इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली पॉलिटिकल पावर गेन कर ले तब तो ये विन विन सिनेरियो है। सो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू विन पॉलिटिकल पावर। अब दूसरा क्वेश्चन कि ये जो लड़ाई हुई कर्नाटिक वॉर का, ये साउथ में ही क्यों हुआ, या जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है ये इतना इंटेंस साउथ में ही क्यों हुआ? अब उसका रीजन है, वेस्ट में आपके मराठास हैं, उस टाइम काफी पावरफुल थे, तो मराठास को उन्होंने छेड़ा नहीं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठास की कंडीशन खराब होगी। ईस्ट में अगर हम देखें बंगाल वाले एरिया में, वहां पे नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, वो लोग काफी पावरफुल हैं। तो अब सिचुएशन क्या बनता है कि एक ही रीजन बचता है आपका साउथ, जहां पे एक कर्नाटिक किंगडम हुआ करता था जो 1690 से 1855 तक वहां पे रूल कर रहा था। कहते हैं कि ये रूल तो नामात्र का कर रहा था, ये अंडर सबऑर्डिनेशन था निजाम ऑफ हैदराबाद। अगेन आप जब लेटर मुगल वाला वीडियो देखिएगा जो मैंने बनाया है और देख सकते हैं उसको, तो उसमें आप देखिएगा कि एक लेटर मुगल रूलर में एक निज़ाम थे, निज़ामुल मुल्क आसिफ जा। मोहम्मद शाह रंगीला जो लेटर मुगल रूलर्स थे उनके तरीकों से परेशान होकर वो 1724 में यहाँ आएंगे और यहाँ पे आसिफ जा डायनेस्टी स्टैब्लिश करेंगे, आसिफ जाही डायनेस्टी। तो एक तरीके से यहाँ पे राजा कौन बनेगा इस कर्नाटिक किंगडम में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कर्नाटिक किंगडम है, ये जनरली निज़ाम ऑफ हैदराबाद डिसाइड करते थे। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया कि कर्नाटिक किंगडम थोड़ा कंपैरेटिवली वीकर किंगडम है। और ये जो निज़ामुल मुल्क है आसिफ जा, ये 1748 में मर जाएंगे। तो ये जो मरेंगे उसका भी फायदा उठाएंगे आपके EIC वाले और फ्रेंच वाले। अगेन स्टोरी की तरह आपको सुनना है, और इसी के कारण आप मैक्सिमम जो बैटल्स देखेंगे वो साउथ इंडिया में देखेंगे। ठीक है, अभी हम स्टोरी सुन रहे हैं कर्नाटिक किंगडम। अब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ये कोइंसाइड कर रहा है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के साथ। ऑस्ट्रिया में एक एम्पायर रूल करती थी, उसका नाम था हैप्सबर्ग एम्पायर। हैप्सबर्ग एम्पायर में राजा उनके मर गए। अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा आगे, तो मतलब राजा या रानी या तो नहीं होता मैडम सर, तो उसमें ना मारिया थेरेसा है, वो बेटी हैं आई थिंक आपके हैप्सबर्ग एम्पायर के राजा की, और जो ब्रिटेन है वो सपोर्ट कर रहा है मारिया थेरेसा बने। आप देख सकते हैं उनको, बहुत ही भालो इंसान देख रहे हैं, मारिया थेरेसा ये बने। लेकिन फ्रेंच वाले हैं कि इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट है, और इसी में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। अब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में हुआ, यहाँ पे आपके जो क्या बोलते हैं इसको, ये डुप्लेक्स हैं फ्रेंच जनरल, वो मिलते हैं इंग्लिश काउंटर पार्ट से कि देखिए ब्रो, ये जो पूरा वॉर है ना ऑस्ट्रियन सक्सेशन का, इसको मतलब यूरोप में ही रहने दीजिएगा, इसको ना इंडिया मत लेके आइए, क्योंकि उनको पता था कि यार यहाँ ना हमारे पास ट्रूप ज़्यादा है नहीं। लेकिन किसी ने ये चीज़ सुनी नहीं, जो यहाँ पे इंग्लिश जर्नल थे उन्होंने सुना नहीं, और उन्होंने ना कुछ शिप्स विप्स जो थे वो सीज कर लिए फ्रेंच शिप। ठीक है, स्टोरी की तरह सुनिए। अभी हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर पे हैं, वहां पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो गया। डुप्लेक्स ने अपने काउंटर पार्ट को बोला मत लड़ना यहाँ, उन्होंने बोला ना ना हम तो लड़ेंगे। अब एक और रीजन दिया था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो फ्रेंच कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्यों नहीं चली। अब जैसे कि ना ब्रिटिशर्स को EIC को अगर मदद चाहिए बंगाल में तो मद्रास से अपनी मदद मंगवा लेती थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर मदद चाहिए तो वो मॉरिशस से मदद मंगवाती थी। उसी तरीके से डुप्लेक्स ने मॉरिशस से मदद मंगवाई और मदद आई, और उन्होंने क्या किया, मद्रास को कैप्चर कर लिया। ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, आपको दिखेगा फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। सेकंड कर्नाटिक वॉर का ऑलमोस्ट हाफ पीरियड फ्रेंच जो है ऑलमोस्ट आपको दिखेगा डोमिनेट करेंगे। लेकिन होता है ना, सूरज अगर उठेगा चढ़ेगा तो वो ढलेगा भी, तो अभी उनके ढलने का भी पीरियड आएगा। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे क्या सिनेरियोज हो रहे हैं। अभी इन्होंने मद्रास जीत लिया। अभी हमने क्या बोला, मैप देखिए, अगर आप मैप देखेंगे मद्रास जो है इस कर्नाटिक किंगडम के अंदर आता है। और ना अब ब्रिटिश EIC वाले आ गए, मद्रास में फोर्ट तो EIC का था, EIC वाले आ गए वहाँ के जो कर्नाटिक राजा थे अनवरुद्दीन के पास, कि अनवरुद्दीन देखिए उन्होंने ऐसा किया, कैप्चर कर लिया है और ये तो गलत बात है। अनवरुद्दीन ने बोला कि तुम खाली करो डुप्लेक्स ने बोला हम नहीं करेंगे, फिर लड़ाई हुई। ये ना एक वर्जन है, वर्जन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हुआ। क्या था कि डुप्लेक्स ने ना इनिशियली प्रॉमिस किया था आपके अनवरुद्दीन को, जो नवाब ऑफ कर्नाटिक थे, कि देखिए अगर हम मद्रास जीत लेते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज जीत लेते हैं, तो ना हम आपको ये दे देंगे टेरिटरी। लेकिन वो ना मुकर गए, उन्होंने वो टेरिटरी दिया नहीं, और इसीलिए अनवरुद्दीन ने अटैक किया जब EIC ने, इंग्लिश EIC ने बोला कि उन्होंने हमसे टेरिटरी लिया है। बिकॉज जो आपके डुप्लेक्स थे उन्होंने धोखा दिया एक तरह से नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन को। हम ये बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास कैप्चर किया तो आपको एक बंदे दिखेंगे जो आपने बहुत सुना होगा, जब बंगाल की आप बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, उनको यहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर रखा जाएगा। बाद में आप एक और बैटल सुनेंगे या सीज सुनेंगे, सीज ऑफ आर्कोट, वहां पे रॉबर्ट क्लाइव हीरो बन के उभरेंगे। कहने का क्या मतलब है, रॉबर्ट क्लाइव ऐसा नहीं है कि बंगाल से चमके हैं,
उनके चमकने और या उनका जो सितारा है ना वो चमकने लगा था कर्नाटिक वॉर से ही, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बैटल ऑफ अदयार होगा 1746 का, ठीक है ना। तो अब ये जो अदयार मतलब बैटल है क्या है, अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटिक वो बोल रहे हैं ये गलत है, हमारे किंगडम में क्यों लड़ रहे हो, वापस जाओ, डुप्लेक्स नहीं जाता, और आपको पीछे की स्टोरी पता है, डुप्लेक्स टेरिटरी भी उनको नहीं देता है। फिर ये बैटल होगा, छोटी सी आर्मी है फ्रेंच आर्मी, और वो हरा देगी अनवरुद्दीन को। अब ना मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी समझाता हूँ, समझिए इसको, लोड मत लीजिए अभी, बस स्टोरी की तरफ सुनिए। हुआ क्या था कि अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटिक है, 1740 मिड 40s की बात हो रही है। 1740 में कर्नाटिक पे अटैक कर दिया था मराठास ने, ठीक है ना। ठीक है, आप ये मत समझिए कि निज़ाम है बीच में तो अटैक नहीं कर सकते, उन्होंने अटैक किया, मराठास ने 1740 में अटैक किया कर्नाटक में, और वहाँ पे ना उनके नवाब थे दोस्तली, उसको मार दिया। उनके सन इन लॉ थे चांद साहिब, उनको ना उन्होंने प्रिजनर बना लिया। ये आपको थोड़ा याद दिलाएगा, मराठास पे भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने, ये आपको थोड़ा याद दिलाएगा जो हमने बैटल ऑफ रायगढ़ की बात की थी, साहू को जो प्रिजनर बना लिया था, तो उसी टाइप का कुछ हुआ। मराठास ने अटैक किया कर्नाटक पे, नवाब दोस्तली को मारा, उनके जो सन इन लॉ थे जो नेक्स्ट नवाब बनते चांद साहिब, उनको उन्होंने प्रिजनर ले लिया। अब उस पीरियड में क्या हुआ, निजाम जो है कर्नाटक में आए और उन्होंने अनवरुद्दीन को राजा बनाया। ये बस मैं आपको स्टोरी की तरह सुना रहा हूँ, ये चीज ना बाद में आएगी, अगेन अभी हो सकता है सब कुछ हौच पौच हो जाए, पूरी स्टोरी सुन लीजिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं बैटल ऑफ अदयार की, 1746 अनवरुद्दीन को हरा दिया। एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी ने, डुप्लेक्स को अब मजा आने लगेगा। अब उनको लगेगा कि यार मेरा छोटा सा आर्मी, एडवांस टेक्नोलॉजी, और मैं इन लोगों को हरा सकता हूं, तो मैं यहाँ पे किसी को भी राजा बना सकता हूं, किसी को भी यहाँ से हटा सकता हूं। नहीं होता है, धीरे धीरे उनको फील आने लगेगा। सो बैटल ऑफ अदयार, अब इसमें क्या हो गया कि अब जब देखेंगे लोग डुप्लेक्स छोटी सी आर्मी के साथ इतने लोगों को हराते हैं, तो बहुत लोग उनको बुलाने लगेंगे, और डुप्लेक्स को भी यहाँ पे मजा आने लगेगा अलग अलग राजाओं के किंगडम्स में पॉलिटिक्स खेलने में। यहाँ पे दो मेन है राजा, मतलब जहाँ पे वो पॉलिटिक्स खेलेंगे, एक तो निजाम हैदराबाद के और दूसरा कर्नाटक। स्टोरी क्या समझते हैं, देखिए निजाम जो है हैदराबाद के, आसफ जाह, वो मर जाएंगे 1748 में। तो अब यहाँ पे ना दो लोग क्लेम करेंगे हैदराबाद के पोस्ट को कि मेरे को चाहिए निजामत, या मैं बनूंगा निजाम। एक तो है आसफ जाह के बेटे, दूसरे हैं आसफ जाह के पोते। डुप्लेक्स क्या करेंगे, आसफ जाह के पोते को सपोर्ट करेंगे। कर्नाटक में अभी हमने स्टोरी क्या देखा कि अनवरुद्दीन है, इन्होंने लड़ाई लड़ी। अब डुप्लेक्स क्या करेंगे, और 1748 के राउंड आप देखोगे कि मराठास ना छोड़ देंगे आपके चांद साहिब को, जो पहले पिछले वाले नवाब दोस्त अली के सन इन लॉ थे। तो डुप्लेक्स अब गेम खेलना शुरू करेंगे। निजाम के केस में वो जो उनके पोते थे, ग्रैंडसन, उसको सपोर्ट करने लगेंगे। कर्नाटक के केस में वो चांद साहिब को सपोर्ट करने लगेंगे। आप समझ रहे हो ना, वो गेम खेलेंगे। अभी बस टेंशन मत लो, अभी बस सुनो स्टोरी कि वो कैसे प्लॉटिंग करते हैं। उनको लगता है कि मैं हर जगह अपने पपेट रूलर्स को इंस्टॉल करूं, ये हम आगे भी सुनेंगे। 1748 8 साल वॉर हो गया, अगेन आपको पता है लंबा वॉर है, तो अब लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक सॉल्यूशन निकले। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापेल साइन होता है। कमेंट सेक्शन में ये बताइए एक्सला-चापेल अभी प्रेजेंट में किस कंट्री में है। अब इसमें इन्होंने साइन कर लिया कि भैया ठीक है, मद्रास ले लो, तुम वापस ले लो इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, हमें ना लुइसबर्ग दे दो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में। ये उनको मिल गया, ठीक है, हो गया। तो एक तरह से ड्रॉ हो गया आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। मारिया थेरेसा परेशान है कि ब्रो तुम लोग लड़ रहे थे मेरे सक्सेशन के लिए, मेरे सक्सेशन का कोई डेफिनेट आंसर नहीं निकला, तो ये ना डिस्प्रेशन में चली गई। आप देख रहे हैं, हम कुछ नहीं बता सकते, हम डिस्प्रेशन में है। मारिया थेरेसा डिस्प्रेशन में चली गई, कुछ एक्चुअली सॉल्यूशन निकला नहीं, लेकिन इनको था कि यार कर लेते हैं, अब बहुत लड़ लिए। इसके बाद अब क्या होगा, सेकेंड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स है उसका ना बैच 3 लॉन्च हो चुका है। प्रीलिम्स क्रैश जो है उसका बैच 3 लॉन्च हो चुका है 8 मतलब आज से, और बैच 3 जो है जो आपका स्टार्ट होगा वो इन्वायरमेंट से होगा, जो मनमीत मैम लेंगी, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच 3 को, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कोड यूज़ कर सकते हैं SHUBH, तो इससे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा क्रैश पे, ठीक है। सो यू कैन डू दैट और बी अ पार्ट ऑफ बैच 3। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर की, कि अब मजा आने लगा है। मजबूरी में शुरू किए थे डुप्लेक्स, उनको अब मजा आने लगा है। सक्सेशन डिस्प्यूट कर्नाटक में भी होगा, हैदराबाद में भी होगा, और डुप्लेक्स इसमें गेम खेलेंगे। अभी स्टोरी क्या थी, हमने देखा, मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि मराठास ने इन्वेड किया था कर्नाटक को, उनके नवाब दोस्त अली को मारा, उनके जो दामाद थे चांद साहिब उनको प्रिजनर बना लिया, और उसी सिनेरियो में निजाम आए यहाँ और अनवरुद्दीन को राजा बनाया था। अनवरुद्दीन अब 48 में मर जाएंगे, आफ्टर वो जो बैटल ऑफ अदयार हुआ उसके बाद मर गए वो। और सॉरी, वो अभी हम सुनेंगे, वो अभी यहाँ नहीं मरेंगे, अभी अनवरुद्दीन की हम बात करेंगे, अभी एक बैटल वो लड़ेंगे और उसमें उनकी डेथ होगी, बैटल ऑफ अंबर की हम बात करेंगे। वो सेकेंड कर्नाटिक वॉर का सबसे फर्स्ट नहीं था, मेजर बैटल है बैटल ऑफ अंबर, वो मरेंगे अभी। और उसके बाद उनका एक बेटा होगा मोहम्मद अली, वो भागेगा, त्रिची चला जाएगा। विल टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट गो देयर। अभी एक एक करके धीरे धीरे स्टोरी सुनिए।
आराम से सुनिए इसको, आपको सब कुछ समझ में आएगा आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर। तो हमने क्या डिस्कशन किया कि अनवरुद्दीन को उस सिचुएशन में बनाया था उन्होंने निजाम ऑफ कर्नाटक, ठीक है। और अब क्या है, नवाब ऑफ कर्नाटक राजा। अब 1748 में चांद साहिब जो है मराठाज इनको फ्री कर देंगे। ये भी आपको ऐसा लगेगा कि एक तरह से मजे लेने के लिए, जैसे हमने नहीं देखा था कि 1707 के अराउंड साहू को फ्री कर दिया गया लड़ाते रहो, यहाँ पे चांद साहिब फ्री हो जाएंगे। उसी पीरियड में निजामुल मुल्क मर जाएंगे, उनके बेटे बनेंगे निजाम हैदराबाद के, लेकिन मुजफ्फर जंग उनके जो पोते हैं वो चाहेंगे कि वो राजा बने, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेंगे डुप्लेक्स, चांद साहिब को सपोर्ट करेंगे डुप्लेक्स। तो अब इनका ना एक ट्रिपटाइट टाइप का एक एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसको समझिए अच्छे से कि मुजफ्फर जंग और चांद साहिब को सपोर्ट कर रहे हैं डुप्लेक्स, एक ट्रिपटाइट बॉन्ड बनेगा फ्रेंच चांद साहिब और मुजफ्फर जंग के बीच में, और डुप्लेक्स एक तरह से कहेंगे कि हम अब कर रहे हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। 1749 बैटल ऑफ अंबर, इस पे क्वेश्चंस आ चुका है यूपीएससी में, इसको लाइटली मत लीजिए। लड़ा गया, अनवरुद्दीन को मारा गया, मर गया अनवरुद्दीन। अब उनका जो बेटा था वो भाग के त्रिची चला गया, त्रिचोनोपोली मतलब जो करंट में आप जिसको त्रिची कहते हैं, ठीक है, वो त्रिची चले गए। चांद साहिब अब बन गए नवाब ऑफ कर्नाटक, मतलब कर्नाटक में डुप्लेक्स ने अपना पपेट नवाब इंस्टॉल कर दिया चांद साहिब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चांद साहिब। और ये पहला मेजर वॉर है, ये जो बैटल ऑफ अंबर है इन द सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 54। अब ये तो हो गया, अब वहां पे मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में इंस्टॉल करना है ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लोग फिर जाएंगे हैदराबाद, वहां पे नसीर जंग जो बेटे थे निजामुल मुल्क के उनको मारेंगे, और मुजफ्फर जंग को भी बना देंगे निजाम। कहने का मतलब है दोनों जगह आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में भी आप एक तरह से देख रहे थे फ्रेंच वाले थोड़े हावी थे, सेकंड में भी शुरू में इतना तगड़ा उनका स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन एंडिंग कौन का, हमेशा नहीं होता कि आप पावर प्ले में मार दो बहुत, एंडिंग खराब हो जाए, ऐसा नहीं। वर्ल्ड कप का फाइनल याद ही होगा आपको, रोहित शर्मा ये वो कितना अच्छा खेल रहे थे बाद में। सो द पॉइंट इज कि बहुत अच्छा स्टार्ट किया है इन्होंने, लेकिन एंडिंग बहुत अभी बुरी होगी। मुजफ्फर जंग बन जाएंगे निजाम, और वो क्या करेंगे कि वहां पे ना एक अपना बंदा है, अपना एक पर्सन को रख देंगे कि तुम देखो जरा बस्सी सब कुछ सही से चले। और ये ना आपको याद दिलाएगा थोड़ा थोड़ा सब्सिडरी अलायंस का जो आगे लेके आएंगे लॉर्ड वेल्सली। तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि डुप्लेक्स जो है एक तरह से जन्मदाता है सब्सिडरी अलायंस के। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? क्या आपने ये सुना है स्टेटमेंट? अगर आपने सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ सर हमने सुना है कि डुप्लेक्स को एक तरीके से जन्मदाता बोला जाता है, लेकिन क्रेडिट लेके चले गए वेल्सली, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि मुजफ्फर जंग को बना दिया, लेकिन मुजफ्फर जंग मर गए, बस्सी अभी भी वहां है, बस्सी जैसा कोई नहीं। फिर बस्सी ने इंश्योर किया कि एक कोई नॉमिनी जो है सलाबत जंग वहां पे इंस्टॉल हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, हैदराबाद में भी इनका एक पपेट रूलर है एक तरीके से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, और कर्नाटक में भी उन्होंने चांद साहिब को बना दिया है। तो अब आपको दिख रहा है कि शुरू में सेकंड कर्नाटिक वॉर में सिचुएशन कितना अच्छा है, लेकिन अब सिचुएशन चेंज होगा, ठीक है ना। इसीलिए ना ज्यादा नहीं होता उत्सर्पनी अपसर्पनी जैनिज्म में, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव साइकिल आएगा, हमेशा एकदम हम्बल रहिए। अब स्टोरी यहाँ पे क्या हो रही है कि मोहम्मद अली जो बेटे थे अनवरुद्दीन के, वो भाग के त्रिची आ गए हैं, और चांद साहिब चाह रहे हैं इनके पीछे, क्योंकि ना वो चाहेंगे ना इनको खत्म कर दें ताकि कोई भी क्लेम जो है थ्रोन पे वो ना आए। तो अब ब्रिटिशर्स जो उनको रियलाइज होगा कि अरे यार दोनों जगह पपेट रूलर हैं, ये भी मर जाएंगे, कैसे चलेगा। तो वो क्या करेंगे, डाइवर्ट करो अटेंशन। और यहाँ पे अब रॉबर्ट क्लाइव जो छूट चुके हैं वो अब गेम खेलेंगे। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ना कि अटैक करते हैं आरकोट पे। आरकोट जो है कैपिटल है कर्नाटक किंगडम का। तो अब क्या करना होगा चांद साहिब को, दो जगह आर्मी डाइवर्ट करना होगा। एक तो आरकोट में उनको आर्मी भेजना पड़ेगा अगर हम उनके फोर्ट पे अटैक कर देंगे, दूसरा वो त्रिची अपना आर्मी भेजेंगे। तो दो जगह का डाइवर्ट हो जाएगा तो मोहम्मद अली को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो उन्होंने यही किया, अटैक किया आरकोट को, और इसको बोलते हैं सीज ऑफ आरकोट। अगेन जैसे अभी हम बैटल ऑफ अदियार पढ़ रहे थे, छोटा सा आर्मी डुप्लेक्स का जीत जाएंगे, ये सीज ऑफ आरकोट भी डाइवर्शनरी टैक्टिक्स से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत लंबे पीरियड तक चला, और आराम से उन्होंने मतलब अटैक किया, डिफीट किया चांद साहिब को, और उसके बाद इनको बीहेड भी कर दिया गया, मार भी दिया गया। और अब यहां पे मोहम्मद अली नवाब बन गए हैं कर्नाटक के। सीज ऑफ आरकोट 1751, आपको ये ध्यान रखना है ये कौन से कर्नाटक वॉर का पार्ट है, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। तो अब मोहम्मद अली नवाब बन गए कर्नाटक का। तो हमने क्या देखा कि अब गेम चेंज हो गया है, कर्नाटक में अब EIC का पपेट रूल है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्वड हियर। डुप्लेक्स और जो फ्रेंच कंपनी है या जो फ्रेंच मोनार्की, उनको ये सब चीज़ें सही नहीं लग रही, उनको लग रहा है ये गड़बड़ हो गया, और उन्होंने बोला कि डुप्लेक्स आप वापस आ जाइए। एक नए उन्होंने भेजा गवर्नर जनरल को, गॉडेहेऊ को, और उन्होंने ना एक ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन किया कि भैया एक दूसरे का टेरिटरीज रिटर्न कर देते हैं और शांति से रहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के टेरिटरीज में। इंग्लिश इन्फ्लुएंस जो है कर्नाटक में स्टैब्लिश हो चुका है, और उनका जो मोहम्मद अली नवाब थे वो नवाब ऑफ कर्नाटक बन गए। हैदराबाद में अभी भी सलाबत जंग और आपके बस्सी हैं, तो थोड़ा बहुत फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, कंटिन्यू टू मेंटेन देयर होल्ड। लेकिन
चढ़ते सूरज को सब सलाम करेंगे, और जब थर्ड कर्नाटिक वॉर में ब्रिटिशर्स जीतने लगेंगे तो आप देखोगे सलाबत जंग, निजाम ऑफ हैदराबाद भी धीरे धीरे साइड होने लगेंगे ब्रिटिशर्स के, ठीक है ना। अब थर्ड कर्नाटिक वॉर, अभी तो उन्होंने गौदे हेयू को एक तरह से फेस सेविंग मैकेनिज्म के लिए भेजा था, अब ना वो एक बंदे को भेजेंगे, लैली। हम यहाँ पे फ्रेंच गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे 7 ईयर्स वॉर स्टार्ट हुआ, यूरोप में हर जगह फैल गया, अमेरिका में लड़ रहे हैं ये लोग, हर जगह लड़ रहे हैं। इन्होंने एक लैली को भेजा गवर्नर जनरल को, जाओ आप लड़ो, आपको हम भेज रहे हैं गौदे हेयू की तरह नहीं, आपका पर्पस ही है लड़ना। तो वो आते हैं बहुत सारे कंटिजेंट फोर्सेस के साथ, लेकिन ना लैली में वो बात नहीं है जो डुप्लेक्स में बात थी, ठीक है। प्लस लैली थोड़े शॉर्ट मतलब टेम्पर्ड इंसान भी हैं, तो इनका ना ज्यादा लोगों से बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें चल रही हैं कि वो अटैक करेंगे फोर्ट सेंट डेविड को, ये कुदलौर करके एक रीजन है, उसको फोर्ट सेंट डेविड बोलते हैं, 100 माइल है चेन्नई से, उसको जीत लेंगे, लेकिन ना मद्रास को नहीं जीत पाएंगे, नेवल सपोर्ट उनको टाइम पे नहीं मिल पाएगा, और प्लस लोग भी उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ना वो थोड़े से रूड थे, ओवर बियरिंग थे, अपने ही लोग इनको सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि रिवर्सेस फेस करना शुरू कर देंगे आपके जो फ्रेंच लोग हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर में, ठीक है। अब उसके बाद वही सारी चीजें हैं कि वहां पे भी जो निजाम थे सलाबत जंग, वो भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के साथ हो जाएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि ब्रिटिशर्स जो है थर्ड एंग्लो मतलब जो कर्नाटिक वॉर है इसमें वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मतलब निजाम ऑफ हैदराबाद वहां से भी गया कंट्रोल, यहाँ मोहम्मद अली कर्नाटिक यहाँ से भी गया इनका कंट्रोल, उगते सूरज को अब सब सलाम कर रहे हैं, और इस सिनेरियो में उगता सूरज है इंग्लिश EIC। फाइनल नेल इन द कॉफिन था बैटल ऑफ वांडी वॉश, तमिलनाडु। यहाँ पे लैली को हराया आयरे कूट ने, उन्होंने कूट दिया, जैसा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा जाता है। इनको वॉर प्रिजनर बना के रख लिया गया। उसके बाद इनको लगा कि जब इनको नहीं होता है, और फिर अब उसके बाद आप सुनोगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे टेरिटरीज भी ले लेंगे इनके, जो डिफीटेड जो है ना वो रिट्रीट करेंगे पौंडीचेरी, लेकिन ना पौंडीचेरी भी टेरिटरी ये लोग ले लेंगे। उसके बाद हैदर अली से हेल्प मांगेंगे, हैदर अली हेल्प भेजेंगे, लेकिन तब तक वॉर ही खत्म हो चुका होगा, फिर ये सरेंडर कर देंगे। अब द पॉइंट हियर इज कि अगर टेरिटरीज पौंडीचेरी उन्होंने ले लिया, तो हम क्यों सुनते हैं कि फ्रेंच टेरिटरी है पौंडीचेरी? अभी तक सुनते थे, इंडिपेंडेंस के बाद तक हम सुनते थे, मतलब 1947 के बाद तक हम सुनते थे कि पौंडीचेरी फ्रेंच का पार्ट है, फ्रेंच टेरिटरी का, क्योंकि बाद में फिर अभी क्या होगा, ट्रीटी साइन होगा, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसमें उनको बोला जाएगा कि आपको हम दे देंगे आपका जो टेरिटरी है, लेकिन ना आप उसको बस ट्रेडिंग सेंटर की तरह यूज करोगे, फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, वॉर पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। तो ये हो गया पीस ऑफ पेरिस 1763। लैली के साथ बड़ा खराब हुआ, वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर बन के छूटे, फ्रांस गए, वहां उनको एग्जीक्यूट किया गया और उनको गुलेटिन करवा दिया गया। 2 साल प्रिजनर ऑफ वॉर रहे। लाइफ थोड़ी सैड है और लाइफ इज नॉट फेयर, तो इसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी कुछ बातें चल रही है यहाँ पे, और धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हो गया। Seas for colonies, rightly we boast of all great countries, Great Britain has most. क्वेश्चन है कुछ आपके सामने, आपको ना थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्या पूरा एक ट्रैजेक्टरी है इस वीडियो को। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको आराम से समझ में आएगा, बहुत फील गुड के साथ, फील गुड वाले फैक्टर के साथ समझ में आएगा। पहले सॉल्व कीजिए। MCQ 1, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर और ट्रीटीज हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सला चापिली रॉन्ग, सेकंड कर्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी भी रॉन्ग, तीनों रॉन्ग, तो मतलब एक भी करेक्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर? व्हाट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, बैटल ऑफ वांडी वॉश और फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर? एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर फ्रेंच एक्वायर्ड लुइसबर्ग। बैटल ऑफ वांडी वॉश अभी कहाँ फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक में, तो हम सुन रहे हैं कि लास्ट में हुआ ना बैटल ऑफ वांडी वॉश, लैली वैली, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो अगर ये रॉन्ग हो गया, थर्ड हटा दीजिए, सॉरी सेकंड हटा दीजिए, सेकंड हटा दीजिएगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, C 1 and 3 ओनली, है ना, सही है वो दोनों। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड MCQ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर? Combined army of Muzaffar Jung, Chanda Sahib French defeated and killed Anwaruddin, Battle of Amber 1749 did happen, correct. फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट डी लैली का सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर से कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट, यही है B, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो आंसर क्या है B, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो 3 क्वेश्चंस हमने किए कर्नाटिक वॉर्स पे, उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। होपफुली तीनों के तीनों आपके सही हुए होंगे। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कर्नाटिक में क्या हुआ, कब यहाँ पे चांद साहिब आ गए, अनवरुद्दीन, मोहम्मद अली, या फिर वहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद में कब सलाबत जंग आ रहा है, मुजफ्फर जंग, ये जंग वो जंग, तेरी जंग मेरी जंग, अनिल कपूर की जंग, तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, और प्लीज मतलब होता है जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसका आंसर दीजिए, अपने मार्क्स बताइए 3 आउट ऑफ 3 आए या नहीं आए, या कितने आए, जो भी आए, 0 भी आए तो भी बताइए। होपफुली ये वीडियो आपको, इसने आपको हेल्प किया होगा, ठीक है ना, पर्पस तो यही था। सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।